अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हमने पढ़ना है अपना एमडी कैट और ई कैट का चैप्टर 12 अकॉस्टिक्स। देखो भाई, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं और छोटा चैप्टर है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इससे आपको फ़ायदा हो इस चैप्टर से और इस लेक्चर से, तो भाई नोट्स बना लो। देखो मैं खुद भी नोट्स बनाता हूँ, ये देखो खुद भी मेरे नोट्स बने हुए हैं। तो आप लोग जो भी मैं लेक्चर करा रहा हूँ उसका नोट्स बनाओ, लिखो, ताकि जब फाइनल टेस्ट करीब आ जाए तो आपको दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े, जस्ट आप अपना नोट्स खोलो, आपको रिवीजन हो जाए, ठीक है। टॉपिक कौन कौन से हैं बराबर में चल रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं साउंड वेव्स क्या होती है, उसके बाद फिर साउंड वेव पे ही ये पूरा का पूरा चैप्टर है। अच्छा, एक छोटी सी बात, अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हो तो ग्रुप की फ़ीस है पूरे साल के लिए 4,500 रुपये, ठीक है। इसके अंदर हम आपको जो है वो नोट्स, एमसीक्यूज बुक्स देंगे, लेक्चर्स देंगे और डेली टेस्ट और रिवीजन क्लासेस और पास्ट पेपर की क्लासेस देंगे, तो जिससे आपकी जो टेस्ट की तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। फिज़िक्स के लेक्चर हैं, केमिस्ट्री के लेक्चर हैं, बायोलॉजी के लेक्चर हैं और इसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट्स के लेक्चर हैं। तो चलो स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले साउंड वेव से। अच्छा, साउंड वेव क्या है आपके पास, हम सब पीछे बहुत बार पढ़ के आ चुके हैं कि साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। देखो ये दोनों खसूसियत बैक वक्त पाई जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो है वो कंप्रेशन और रेडिफेक्शन है, सही है। यानी इसके अंदर क्रस और ट्रफ नहीं होता, इसके पार्टिकल्स जो हैं वो आगे पीछे मूव करते हैं, इस तरह से मूव करते हैं। तो ये आपके पास हो गई लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये खसूसियत होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव की। अच्छा, मैकेनिकल वेव क्यों है? क्योंकि इसको पार्टिकल चाहिए, यानी अगर आप साउंड प्रोड्यूस करना चाह रहे हो ना, तो आपके पास अगर पार्टिकल होंगे तो ही आपका साउंड होगा प्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल, आप चांद पर जाके तकरीर करने की कोशिश करो, चांद पर जाके किसी से बात करने की कोशिश करो, तो आप चांद पर जाकर अपने चांद से भी बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चांद पर आपके पास नहीं है, तो क्या नहीं है, वैक्यूम है वहाँ पे पार्टिकल्स नहीं है, एयर नहीं है, तो इसलिए आप चांद पे बात नहीं कर सकोगे। समझ गए मेरे बात? तो ये आपके पास हो गई लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल की खसूसियत। अच्छा, बाकी ये जो है आप वाइब्रेट करते हो किसी चीज़ को तो पैदा हो जाती है, जब आप बोलते हो तो पैदा हो जाती है और आपके कान इसे सुन लेते हैं, सही है। अच्छा, साउंड एनर्जी भी है, याद रखना, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा साउंड आपके कान में आ रहा होता है, आपको कान में दर्द शुरू हो जाता है, सर में दर्द, क्यों? क्योंकि ये एक एनर्जी है, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है साउंड। अच्छा, आप इसकी वेव को देख लेते हैं। इस तरह की ये वेव है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई स्पीकर लगा हुआ है, उस स्पीकर से इस तरह की वेव आ रही है। अब स्पीकर क्या करेगा? स्पीकर आपके पास एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, वो साउंड आगे ट्रैवल कैसे करेगा इसको समझ लो, यही कॉन्सेप्ट आगे चल रहा है। बराबर में जो मीडियम मौजूद है, मतलब जो स्पीकर के पास पार्टिकल्स मौजूद हैं, सबसे पहले वो डिस्टर्ब होंगे, फिर वो दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, फिर वो दूसरे को, फिर इस तरह पार्टिकल्स आगे बढ़ता, वेव आपकी आगे बढ़ती रहेगी, पार्टिकल डिस्टर्ब होते रहेंगे, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने एक और बंदा खड़ा हुआ है, फिर दूसरा खड़ा हुआ है, मैंने एक को धक्का दिया, फिर दूसरे ने उसको धक्का दिया, इस तरह से वेव आगे निकलती गई। इसी तरह पार्टिकल एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, इसका वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट देख लो। जहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे, जो कि आपको बहुत वाज़े तौर पे नज़र आ जाएगा, परेशानी नहीं होगी ढूंढने में। अगर पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, तो वो जो रीजन है वो रेडिफेक्शन का है, सही है। और जहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे से बहुत करीब करीब है, देखो यहाँ पर बहुत करीब करीब बन रहे हैं और यहाँ पे भी बहुत करीब करीब है, तो जहाँ पर एक दूसरे से बहुत करीब करीब है वो आपके पास कंप्रेशन है। कंप्रेशन यानी पार्टिकल्स दबे हुए हैं। एक और कॉन्सेप्ट याद रख लो जो आगे यूज़ होगा, जब पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब करीब आएंगे ना, तो टेम्परेचर आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर आपके पास बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। और जब पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे ना, तो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। अब इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है कि अगर बिल्कुल कोई मेरे सामने आके खड़ा हो जाए और इस तरफ भी खड़ा हो जाए, चारों तरफ लोग खड़े हो जाएं मेरे सामने आके, तो मुझे गर्मी लगने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग बहुत करीब करीब आ गए हैं, जिससे कंप्रेशन हो गई है। अच्छा, लोग दूर दूर चले जाएं, जैसे अभी दूर दूर खड़े हुए हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि वो दूर दूर है तो मुझे गर्मी महसूस नहीं हो रही, इस तरह भी समझ सकते हो ऐसे, सही। तो ये कंप्रेशन और रेडिफेक्शन समझ गया। अब भाई वेव है तो वेवलेंथ भी होगी, है ना। तो कंप्रेशन से लेके कंप्रेशन तक का डिस्टेंस कह लो, ये आपके पास वेवलेंथ है, या रेडिफेक्शन से रेडिफेक्शन तक का डिस्टेंस कह लो, ये आपके पास वेवलेंथ है, सही। तो इसको याद रखना। अच्छा, अब आ जाते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। अब
साउंड वेव है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, जब वेव आ गई है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर जो वेव से रिलेट करती हैं। तो फ्रीक्वेंसी देख लो, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो पढ़ा रहे हैं ना हम, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इस लिहाज से पढ़ा रहे हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी आपका कान सुन सकता है और कितनी नहीं सुन सकता। याद रखना, आपका कान एक रेंज में सुन सकता है, वो रेंज शुरू होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। समझ रहे हो? मतलब आपको आवाज़ तेज़ मिल रही है, हल्की मिल रही है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ मैं प्रोड्यूस करूँगा, आपका साउंड नहीं सुन सकता, आपका कान नहीं सुन सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं, आवाज़ नहीं आ रही, माइक ख़राब नहीं हुआ, आपका स्पीकर ख़राब नहीं हुआ, मैं बोल इस तरह से रहा हूँ, ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से कम होगा आप नहीं सुन सकते। 20,000 हर्ट्ज, अब वो मैं चीखूँगा नहीं तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो भी आपका कान नहीं सुन सकता। बस इन दोनों के दरमियान में अगर फ्रीक्वेंसी आ रही है साउंड की तो ही आप सुन सकते हो, ठीक है। अच्छा, याद रखना 20 हर्ट्ज से पहले की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो इंफ्रासोनिक है, यानी 19 हर्ट्ज, 18 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज, 14 हर्ट्ज, ये इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी होगी या इंफ्रासोनिक वेव होगी साउंड की। ये सोनिक का मतलब पता है क्या है? सोनिक का मतलब है साउंड, याद रखना। अच्छा, अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो गई तो ये अल्ट्रासोनिक हो जाएगी। अभी हम वो आगे भी देखेंगे, तो इसको थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। द ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड टू साउंड वेव विथ इनफ लिमिटेड रेंज। एक लिमिटेड रेंज है जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज पूछा जाता है, ये अक्सर एमसीक्यूज़ में। सही। अच्छा, अब देखो, ये तो पता चली है आपको फ्रीक्वेंसी क्या है साउंड की। अब साउंड की स्पीड का पता है आपको? देखो, साउंड की स्पीड और लाइट की स्पीड सेम नहीं है। बेशक आप साउंड को भी देख नहीं सकते, ठीक है। साउंड जब ट्रैवल कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ तो कुछ नज़र आ रहा है, मेरे मुंह से कुछ जाता हुआ लग रहा है, नहीं लग रहा होगा, लेकिन साउंड आ तो रहा है आपको ना। यानी साउंड की एक साउंड की एक स्पीड है, और वो स्पीड लाइट के मुकाबले में तो नेग्लिजिबल है। सही है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो लाइट के मुकाबले में नेग्लिजिबल माना जाता है इसे। लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड लिखी हुई है सेंटीमीटर में, तो भी वो उतनी नहीं बन पा रही जितनी उसकी मीटर में है। तो भी ये देखो कितनी कम बन रही है, 2800। अगर इसको मीटर में कर लोगे तो ये 280 बन जाएगी, तो बहुत कम है साउंड की स्पीड आपके पास, ठीक है। तो इससे ज़्यादा स्पीड से तो अब ट्रेनें चलना शुरू हो, इससे ज़्यादा स्पीड से तो अब ट्रेनें, बल्कि हमारे एयरक्राफ्ट तो इससे डबल ट्रिपल स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। एयरक्राफ्ट मतलब मिसाइल वगैरह की बात कर रहा हूँ, जो आपके होते हैं ना, वो कहते हैं ना, ये हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक यानी साउंड से भी ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करेगा ये, सही है। अच्छा, अब देखो स्पीड पता किसने लगाई? सबसे पहले तो हमारे पास न्यूटन भाई हैं। ये पूरी की पूरी जो आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, ये न्यूटन भाई पर है, और अब बस ख़त्म होने वाली है आपकी न्यूटन भाई वाली फिज़िक्स, जो कि सेकंड ईयर में चली जाएगी। अच्छा, तो स्पीड ऑफ साउंड आपको सबसे पहले न्यूटन ने बताई, उसमें गलती थी। अब आप बोलोगे सर आप गलती है फिर भी पढ़ा रहे हैं। देखो, बेशक उसके काम में गलती थी, लेकिन उसकी गलती को ठीक भी करा गया बाद में, ठीक है। तो हम इस चीज़ के ऊपर थे कि न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था स्पीड ऑफ साउंड का, उसमें थी गलती। गलती क्या थी? कि भाई स्पीड उन्होंने कम बताई, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो ज़्यादा आ रही है। जो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है ना, यानी जो आप कैलकुलेशन करके निकालते हो, अगर एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो भी वो सेम आनी चाहिए, जब भी आपकी कैलकुलेशन और आपकी थ्योरी सही है। अगर एक्सपेरिमेंट में कुछ और आ रही है और थ्योरी में कुछ और आ रही तो गलती है। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो वैल्यू आ रही है 33200, और जब फॉर्मूले से कैलकुलेट हो रहा है तो वैल्यू आ रही है गलत। उसमें वजह क्या है मैं भी बताता हूँ आपको, सबसे पहले देख लो। अच्छा, सबसे पहले जो जिस फॉर्मूले से हमने स्टार्ट लेना है वो देख लो। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस। याद रखना, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा सॉलिड में आएगी, फिर लिक्विड में आएगी, फिर गैस में आएगी। गैस में कम से कम होती है, याद रखना। डिपेंड ऑन द इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। डेंसिटी बताने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है। डेंसिटी आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास, कितना मास मौजूद है कितने वॉल्यूम में। लेकिन मुझे आपको जो बताना है वो असल आपको बताना है इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मीडियम या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये होती है कि कोई चीज़ कितनी स्टिफ है, यानी फॉर एग्जांपल ये चीज़ कितनी स्टिफ है। स्टिफ से मतलब मुताबिक सख्त। अब सख्त होने से क्या होगा कि ये डिफॉर्म होने में रेजिस्टेंस शो करेगी। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मीडियम या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है मीडियम की, कि मीडियम कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है डिफॉर्म होने में,
फॉर एग्जांपल ये बहुत मुश्किल से डिफॉर्म होगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, हो सकता है मुझे चोट लग जाए, तो यानी इसकी इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मीडियम बहुत ज़्यादा है, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। अगर ये बहुत आराम से हो जाए, बहुत आराम से मुड़ जाए, डिफॉर्म हो जाए, डिफॉर्म होना यानी शेप चेंज करना, सही, तो इसकी इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मीडियम कम है। चलो समझ में आ गया ना। अब इन दोनों का इस्तेमाल होगा। अब ये क्यों इस्तेमाल हो रही है? देखो भाई ये इस्तेमाल इसलिए हो रहा है, ये इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मीडियम, कि भाई देखो ये डिफॉर्म होगी ना आपके पास चीज़, ये चीज़ डिफॉर्म होगी, शेप चेंज करेगी इसलिए। अच्छा अब देखो इसको यूज़ करके ई अपॉन रॉ यानी यहाँ डेंसिटी की बात हो रही है, तो इसको यूज़ करके हम जो है वो अपने आगे की तरफ चलेंगे और आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। अब इसी को यूज़ करके पूरी डेरिवेशन की गई और डेरिवेशन के ज़रिए से जो है वो फार्मूला ड्राइव किया गया। न्यूटन ने क्या फार्मूला दिया? न्यूटन ने आपको फार्मूला दिया, बेसिक फार्मूला जो था वो प्रेशर अपॉन डेंसिटी, इसी को यूज़ किया था। अब डेरिवेशन हमारे एमडी के टिकट में नहीं होती तो इसलिए वो हटा दिया। डेंसिटी प्रेशर अपॉन वॉल्यूम पे स्क्वायर रूट, इसी को यूज़ करके बनाइए। अगर चाहो तो फार्मूला देख सकते हो आप। अगर P को चाहो तो इससे रिप्लेस कर सकते हो। यानी रॉ मरकरी यूज़ किया गया था, GH, ये दोनों फार्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं और ये भी, तो ये याद रखना तीनों को, ठीक है। जब इसको आप रखोगे, मरकरी की डेंसिटी रखोगे और प्रेशर रखोगे, और याद रखना STP पे रखना। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिस पे रख के हम केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस कर रहे हैं अपनी। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 280003.447 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू सही नहीं है, ठीक है। ये मीटर में निकालोगे तो 280 आपके पास मीटर आएगा, ये वैल्यू गलत है। सही वैल्यू ये है 33200। सही वैल्यू क्या है? 33200। अब डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ रहा है? डिफरेंस अगर आप इसमें एरर निकालोगे तो एरर इसमें आएगा 15% का। एरर निकालने का फॉर्मूला आई होप आप लोगों को आता होगा, एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो ये एरर निकालोगे तो 15% आ रहा है, जो कि ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए, ये तो काफ़ी फ़र्क हो गया। अगर 1-2% होता तो चलो नेग्लिजिबल होता, लेकिन ये बहुत बड़ा एरर है। अब यहाँ पर मसला क्या हुआ? मसला सुन लो, उसके बाद फिर इसकी करेक्शन पे चलते हैं। मसला ये हुआ कि न्यूटन ने एक चीज़ को गलत अज्यूम कर लिया। अज्यूम क्या करा? न्यूटन ने कहा कि जब आपके पास ये वेव मूव करती है ना मीडियम में, तो ये जो प्रोसेस होता है आइसोथर्मल होता है, ये कह दिया उन्होंने, जो कि गलत था। ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं होता। आइसोथर्मल नहीं होता क्या मतलब? यानी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। आइसोथर्मल में क्या होता है? टेम्परेचर जो है वो आपका कांस्टेंट रहता है ना। लेकिन टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट नहीं रहेगा जब आपकी वेव ट्रैवल करेगी। टेम्परेचर आपके पास वेरी करेगा। कब, कैसे वेरी करेगा? जहाँ कंप्रेशन हो रही होगी ना, मैंने यहाँ लिख भी दिया था, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जहाँ रेरिफेक्शन हो रही होगी ना, वहाँ टेम्परेचर कम होगा। तो इसकी वजह से स्पीड पर फ़र्क पड़ेगा, लेकिन न्यूटन ने इसे कांस्टेंट मान लिया। तो इस वजह से ये छोटा सा एरर आपको 15% का फॉर्मूले में मिल गया। तो अब इस एरर को लेप्लास भाई ने ठीक करा। लेप्लास भाई ने जो बात करी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं उसे लिख भी देता हूँ, लेप्लास का करेक्शन वाला फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, उससे फिर आप पता करोगे तो आंसर ही आएगा। तो स्टूडेंट आप लेप्लास का करेक्शन देख लेते हैं और साथ ही साथ कुछ और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो न्यूटन अज्यूम डेट, जो न्यूटन ने ये अज्यूम कर लिया था कि जो प्रोपगेशन हो रही है और जो प्रोसेस हो रहा है वो आइसोथर्मल है, ठीक है। लेप्लास ने क्या कहा? लेप्लास करेक्ट इट एंड सेट इट, मतलब उसने करेक्ट किया और कहा कि इट इज़ नॉट अ आइसोथर्मल प्रोसेस। ये कोई आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, ये बल्कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस, ना हीट आ रही है ना जा रही है, लेकिन ये आइसोथर्मल नहीं है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस है तो फार्मूला भी चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि पीछे जो फार्मूला था वो P/ρ था। तो अब फार्मूले में ये एक चीज़ आ गई, ठीक है, जो एडियाबैटिक की वजह से आई। अब ये क्या चीज़ है? ये आपके पास है रेशो, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये आपके पास है रेशो। अब रेशो किसका? ये रेशो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का। तो ये याद रहेगा, तो इस चीज़ को याद रखना है। देखो अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, उसकी वजह यह है कि हम इसे पहले ही पढ़ चुके हैं, जस्ट रिवीजन ले रहे हैं, और हमें जितना पढ़ना है ई-कैट और एम-डी-कैट के लिहाज से हम उतना ही पढ़ेंगे, ताकि हमारे लिए जो है वो आगे मसला ना बने। तो ये रेशो याद रखना, मोलर स्पेसिफिक हीट, यहाँ लिख लो भाई, ठीक है, लिख लो ताकि याद रहे। ये है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट
प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। सही। आप इसको रख के जब कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, बेसिकली इस तरह से मिलेगी 33200। राउंड ऑफ करोगे ना तो 333 मिल जाएगा आपको। ये ज़ीरोस के बाद भी कुछ वैल्यूज़ मौजूद हैं, मतलब पॉइंट के बाद, तो राउंड ऑफ करने से ये 33 आ जाएगा। अब देखो बिल्कुल सेम ही है। अच्छा, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी साउंड की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं? सबसे पहला तो डेंसिटी है, जो कि आप पढ़ चुके हो। उसके बाद मॉइस्चर है, मॉइस्चर यानी हवा में कितनी नमी मौजूद है। उसके बाद एक प्रेशर है जो कि फॉर्मूले में मौजूद है। टेम्परेचर है जो कि मैंने आपको बता दिया, और विंड यानी हवा। फॉर एग्जांपल बहुत तेज़ हवा चल रही होती है और आप कुछ बोलते हो तो सही सुनाई नहीं देता, क्यों? क्योंकि हवा बहुत तेज़ होती है ना। तो ये 5 फैक्टर याद रखना, ये पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं सुपर पोजिशन ऑफ साउंड वेव्स। अब आप बोलोगे सर बात साउंड वेव की कर रहे हैं, बना दिया आपने ट्रांसफ़र वेव, ये क्या चक्कर है? ये ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है मैंने साउंड वेव को, ये है साउंड वेव ही। अब कैसे ज़रा देख लो। देखो दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक वाई एक्सिस पे प्रेशर रखकर और एक वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट रखकर। तो मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट रख के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस हो गया जो कि एक्स एक्सिस पर है, यानी जो प्रोपगेशन कवर हो रही है, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आप बोलोगे तो ये सेम ही चीज़ तो होती हैं। देखो वैसे तो ये सेम होता नहीं है, आपको ये बात पता है। डिस्टेंस क्या है? जो इसने यहाँ से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहाँ तक कवर किया, ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये जो इन्होंने आपस में कवर करके रखा हुआ है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। जब आपके पास रेडिफेक्शन वाला रीजन आएगा, रेडिफेक्शन वाला, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है x0 से। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास मैक्सिमम होगा। तो देखो ये आपके पास मैक्सिमम आ गई, ये मैक्सिमम पॉइंट आ गया। सही है। उसके बाद जब आपके पास आएगा कंप्रेशन, देखो ये कंप्रेशन आ गया, तो फिर आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मिनिमम, यानी पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस बेसिकली। अच्छा, दोबारा जो है रेडिफेक्शन आ गया तो दोबारा मैक्सिमम हो गया, लेकिन नेगेटिव में। इसी तरह फिर ये वेव आगे चलती जाएगी और आप इस तरह से साउंड वेव को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब सुपर पोजिशन क्या होगी? सुपर पोजिशन का मतलब है एक चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर आ जाना। देखो ये तो ऐसे आ रहे हैं कि आपको अलग अलग नज़र आ रहे हैं, मगर जब सुपर पोजिशन होगी ना, समझ लो ये मेरे 2 हाथ हैं। ठीक है, एक हाथ से मुक्का मारूंगा तो कम लगेगा, दूसरे हाथ से मारूंगा तो भी कम लगेगा, मगर अब ऐसे करके जब मैं किसी को धक्का मारूंगा तो आप समझ सकते हो कि उसका क्या हाल होना है ना। यानी पावर डबल, सब कुछ डबल हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने 2 हाथों को मिला दिया ना। देखो ये अच्छी सुपर पोजिशन है। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, इधर भी सुपर पोजिशन कुछ इसी तरह की है कि आपके पास 2 वेव होती हैं। समझ लो ये वेव आपके पास y1 है, ये वेव आपके पास y2 है। जब आप सुपर पोजिशन करोगे, सुपर पोजिशन से क्या होगा? एक वेव दूसरी वेव पर आ जाएगी, और ये कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, आगे कंडीशंस भी आ रही हैं, लेकिन यहाँ मैंने कंस्ट्रक्टिव करके दिखाया है आपको। तो जब एक वेव दूसरी वेव पर आएगी तो उनका जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड लिखा गया है। ठीक है, ये y जो है ना, ये समझ लेना, ये एम्पलीट्यूड लिखा गया है। तो उनका एम्पलीट्यूड आपस में क्या हो जाएगा? ऐड। जब कोई चीज़ ऐड होती है तो बढ़ जाती है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो बढ़ने से फिर आपकी ये वेव आ जाएगी। पहले देखो ये कम थी ना, जब दोनों मिल गई तो ज़्यादा हो गई। समझ लो एक पतीली में आपने बनाया दाल और एक पतीली में बनाया चावल, दोनों को आपस में मिला दिया तो दाल चावल मिलके बढ़ जाएंगे ना, थोड़ा वेट में, साइज़ में, सब में। तो यहाँ भी वैसा ही हो रहा है। अब देखो, अब आपके पास ये है y टोटल से क्या मुराद है कि आपने 2 वेव को मिलाया तो ये बना। अब इसको पढ़ लो, व्हेन 2 वेव्स और मोर वेव्स, यहाँ तो 2 की बात हो रही है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ओवरलैप यानी एक दूसरे के ऊपर आ जाना। अब आप बोलोगे सर नज़र तो एक आ रही है, तो ये जब भी तो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं, एक ही दिखेगी आपको, लेकिन ये है 2 से मिलके बनी है। द नेट डिस्टर्बेंस एट एनी पॉइंट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस ड्यू टू ईच वेव। यानी 2 डिस्टर्बेंस थी, जब सुपरपोज हो गई तो 2 डिस्टर्बेंस की वजह से सिर्फ एक, लेकिन दोनों का सम मिल रहा है आपको। डबल नहीं कह रहा मैं, सम, क्योंकि हो सकता है ये ज़्यादा हो, ये कम हो सकता है ये कम हो, वो ज़्यादा हो, तो इसलिए सम है यहाँ पर, डबल नहीं हुआ है, ये याद रखना। हाँ, अगर दोनों सेम है, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो डबल कह लो। तो कैलकुलेशन के हिसाब से बात करनी है। चलो अब आगे चलते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब समझते हैं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। जो मैंने सुपर पोजिशन पढ़ाया ना, ये वही चीज़ है।
बस इसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव आ जाता है। सही है। अब इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि एक वेव आ रही है, दूसरी वेव आ रही है, अपोजिट में नहीं, सेम डायरेक्शन में लो। एक वेव जा रही है, दूसरी, दोनों एक दूसरे पे मिल रही हैं। अब मिलने के दो तरीके होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा कि दोनों मिलकर एक बड़ी वेव बना लेंगी। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, दोनों मिलकर वेव ख़त्म कर देंगी। अब आओ ज़रा मैं यहाँ दिखाता हूँ। सबसे पहले तो पढ़ लो, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लीड टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट व्हेन अप्लाइड टू कोहेरेंट साउंड वेव। सही, ये बात समझ में आ गई, कोहेरेंट है। अच्छा, अब हमारे पास दो तरह के हैं, एक है कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव। इंटरफेरेंस लिख लेना, ये लो, ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव देख लो। कंस्ट्रक्टिव में ये हो रहा होगा, आपको पता है ये चीज़ आपके पास क्रस्ट होती है, ये चीज़ आपके पास ट्रफ होती है। जो हाईएस्ट पीक होता है वो क्रस्ट देता है, जो लोएस्ट पीक होता है वो ट्रफ देता है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि एक वेव का क्रस्ट, जैसे कि ये वाली वेव का क्रस्ट है, ये वाली वेव के क्रस्ट से मिलेगा, तो आपको पता है जब दो सेम चीज़ें मिल रही हैं तो एक बड़ी चीज़ बनेगी, ठीक है। तो देखो, तो इस तरह से आपके पास एक बड़ी वेव प्रोड्यूस होगी, एक बड़ी वेव प्रोड्यूस होगी। क्यों ऐसा हुआ कि क्रस्ट से मिला, ट्रफ से मिला। ये वेव थोड़ी सी छोटी बनी हुई है, इसको थोड़ा सा हम स्लाइटली आगे ले जाते हैं ताकि ट्रफ से ट्रफ मिलाना आसान हो जाए। बनी भी सही है, बस थोड़ी सी छोटी है। ये लो, अब समझ में आया कि क्रस्ट से देखो क्रस्ट मिलेगा तो देखो ये पीक बढ़ जाएगा, ट्रफ से ट्रफ मिलेगा। आप इसका ना एक रिलेशन होता है जो होता है फेस डिफरेंस। वो क्या चक्कर बता रहा है आपको, अगर आपके पास कोई वेव शुरू हो रही है 2 पाई से, मतलब अगर देखो डिफरेंस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपके पास एक डिफरेंस बन रहा है ना, जो कि 2 पाई है। ये जीरो से शुरू हो रही है, ये 2 पाई से, तो डिफरेंस कितना आया, 2 पाई का। अगर डिफरेंस, और अगर यहाँ तो 0 से शुरू होती, ये भी 0 पे होती, ये वाली वेव भी 0 पे आ जाए, ये वाली वेव, तो भी कंस्ट्रक्टिव होगा। तो रिलेशन बनता है आपके पास, रिलेशन यहाँ लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई, और इसी तरह से इवन लेके चलते रहो, 6 पाई, और इसी तरह से चलते रहो आगे। तो जब आपके पास डिफरेंस, यानी दोनों वेव के दरमियान फेस का डिफरेंस 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्यों? क्योंकि क्रस्ट से मिलेगा, ट्रफ से मिलेगा। अब अगर मैं इसको डिस्ट्रक्टिव करना चाहूँ तो बहुत सिंपल है। डिस्ट्रक्टिव के लिए बस थोड़ी सी हमें चेंजेस करनी होगी, यहाँ पे हमें लिखना होगा डिस्ट्रक्टिव। अब आपको देखो बात बहुत अच्छी समझ में आएगी, ये डिस्ट्रक्टिव लिख दिया। अच्छा, डेफिनेशन लिख लेना, व्हेन कंस्ट्रक्टिव की सुन लो, व्हेन क्रस्ट ऑफ वन वेव मीट विद द क्रस्ट ऑफ साउंड वेव या अदर साउंड वेव। सही है, हाँ यहाँ लिख लो अदर साउंड वेव, ठीक है। तो फिर इस सिचुएशन में कंस्ट्रक्टिव होगा, और नीचे ट्रफ से ट्रफ लिखा हुआ है। अब डिस्ट्रक्टिव कब होगा, व्हेन क्रस्ट ऑफ वन वेव मीट विद द ट्रफ, यहाँ पे ट्रफ कर लो, ठीक है, ट्रफ ऑफ अदर साउंड वेव, और क्रस्ट ऑफ वन वेव मीट विद द ट्रफ जो है वो क्रस्ट से मिल जाए, तो इस सिचुएशन में आपके पास होगा डिस्ट्रक्टिव। अब बात समझ आ चुकी है, लेकिन फील नहीं आ रहा, फील लेते हैं। देखो पहले क्या हो रहा था, क्रस्ट से क्रस्ट मिल रहा था ना, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, क्रस्ट से ट्रफ मिल रहा है। तो यानी सिचुएशन क्या है, सिचुएशन कुछ इस तरह की है, सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि आप यहाँ से शुरू होगी वेव आपके पास। देखो यूँ आपकी ये वेव शुरू हुई, यूँ आपकी ये वेव शुरू हुई, यूँ शुरू हुई, यूँ शुरू हुई, यूँ गई। देखो ये पहली वेव का क्या है, ट्रफ, क्रस्ट कह लो, ट्रफ कह लो की बात है। चलो ये पहली वेव ले लो, इसका ये क्या है, क्रस्ट, इसका क्या है, ट्रफ, इसका क्या है, ट्रफ, इसका क्या है, क्रस्ट। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे ना, तो आपको पता है किस तरह की वेव आएगी, तो आपके पास इस तरह की वेव आएगी, आपके पास इस तरह की वेव आएगी, यानी कोई वेव होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज़ ऊपर जा रही है, एक चीज़ नीचे जा रही है, जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगी तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी, तो आपके पास वेव आएगी ही नहीं। अब देखो पहले कितना था, फेज डिफरेंस 2 पाई, अब कितना आ रहा है फेज डिफरेंस, पाई अपॉन 2 और पाई, तो अब पाई आ रहा है। तो अगर फेज डिफरेंस आ रहा है पाई, 0 नहीं आएगा इसमें से, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव में 0 नहीं आएगा। अगर फेज डिफरेंस आ रहा है पाई, 3 पाई, 4 पाई, और इसी तरह फर्दर, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा।
तो देखो मैंने दोनों को एक ही जगह लिख दिया ताकि ना कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। तो पहले कंस्ट्रक्टिव का पूरा उतार लेना, डेफिनेशन, डायग्राम और वेव, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव की डेफिनेशन, डायग्राम और वेव बना लेना। बस ये एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपस में मिला के पढ़ाया है ताकि आप लोगों को अलग अलग समझ में आए। अब जब ये बात समझ में आ गई कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है या इंटरफेरेंस क्या होता है, तो बीट समझने में कोई मुश्किल नहीं है। बीट कब पैदा होगी? जब आपके पास दो फ्रीक्वेंसी हो, मतलब दो वेव हों तो दो फ्रीक्वेंसीज होंगी, मगर दोनों फ्रीक्वेंसीज स्लाइटली एक दूसरे से डिफरेंस हो। देखो स्लाइटली डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंस से क्या मुराद है? जस्ट थोड़ा सा फ़र्क है। ऐसा नहीं हो कि एक वेव हो 305 की और एक वेव हो 3000 की या 1000 की, तो बीट प्रोड्यूस नहीं होगी। बीट प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए कि एक वेव 305 की है तो दूसरी 302, 304, 303 या 300 इसका करीब करीब हो, 300 के करीब करीब हो, बहुत बड़ा फ़र्क ना मिले। जब इतना सा डिफरेंस आएगा ना, डिफरेंस जस्ट यहाँ आपको 5 का मिल रहा है, 2, 3, 1 का भी डिफरेंस हो सकता है, तो इस सिचुएशन में बीट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी आपके पास। ठीक है, बीट्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। कहीं पे आपको इस तरह से होता है बीट प्रोड्यूस, इस तरह से होती है बीट प्रोड्यूस। इसके अंदर फिर आपके पास बहुत सारी वेव होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से बीट्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो इसको लिख लेना और फॉर्मूला इसका ये होता है। अच्छा, मोड क्यों लगाया हुआ है? मोड इसलिए लगाया हुआ है कि बीट्स की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो नेगेटिव में नहीं आएगी। अगर आपके पास ऐसे आंसर आ रहा है 300 माइनस 305, तो आप 5 आएगा माइनस का, लेकिन मोड लगाने से ये सिर्फ 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आंसर। तो आपके पास नेगेटिव में नहीं आती फ्रीक्वेंसी बीट में, इसको याद रखना, इसको लिख लो। अब जो है अपने आगे के टॉपिक पढ़ते हैं, इस चीज़ को याद रखना। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। तो स्टूडेंट अब पढ़ते हैं स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। देखो भाई, स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव आपके पास जब ही प्रोड्यूस होगी जब आपके पास जो स्ट्रिंग है, यानी आप एक तार है, आपके पास एक तार है, उसमें वेव प्रोड्यूस कर रहे हो। तो स्ट्रिंग एक तरफ से भी बंधी भी होनी चाहिए और दूसरी तरफ से। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से बंधी हुई दूसरी तरफ से खुली हुई है। अगर ऐसा है तो फिर आपके पास स्टेशनरी वेव पैदा नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इस तरह से समझो, अगर आपके पास इस तरफ से तो आपने धागे को बांध दिया लेकिन इस तरफ से नहीं बांधा, तो फिर स्टेशनरी वेव नहीं पैदा होगी। स्टेशनरी वेव को ही स्टैंडिंग वेव कहा जाता है। अब देखो होता क्या, ज़रा समझो ये आपके पास था एक धागा, इसको मैंने बीच में से प्लग कर दिया। जब मैं बीच में से प्लग करूँगा ना, तो आप खुद भी करके देख सकते हो, इस तरह की वेव पैदा होगी। अब ये वेव टकराएगी। देखो बीच में से प्लग करने की वजह से ऐसा हुआ है। अगर साइड में से करता तो फिर इफेक्ट दूसरा होता, वो मैं भी आगे करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पर टकराएगी वॉल से या जो भी बाउंड्री है, टकराने के बाद वापस इस तरह से एक और वेव पैदा हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, एक लूप बन गया। तो इस तरह की जो वेव आपके पास पैदा होती है, इसे आप बोलते हो स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। ठीक है, इस वेव में आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है या एम्पलीट्यूड निकालना है तो ये फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ये k जो है वो वेव नंबर है, x जो है वो डिस्टेंस है, ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है, t जो है वो टाइम है। सही है। अब देखो ये याद रखना, ये पूछ लिया जाता है। अब इसको तो हमने समझ लिया, अब थोड़ा सा ना इसको मज़ीद डेप्थ में लेके जाते हैं, इसके अंदर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं ताकि आपको ना और बात समझ में आए। नोट और एंटी नोट का कॉन्सेप्ट भी यहीं पर आता है। स्टूडेंट आपके पास स्टैंडिंग वेव के अंदर नोट्स और एंटी नोट का कॉन्सेप्ट भी होता है, उसको भी देख लेते हैं। देखो भाई, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपके पास मैक्सिमम होगा ना, यानी वेवलेंथ आपके पास जो है वो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ रहा है, तो वो जो चीज़ कहलाएगी आपके पास एंटी नोट कहलाएगी। तो ये क्या हो गया आपके पास, एंटी नोट हो गया। ये पॉइंट क्या हो गया, एंटी नोट हो गया, एंटी नोट्स। ठीक है। अच्छा, जहाँ पर आपके पास मिनिमम आ रहा होगा ना डिस्प्लेसमेंट, देखो ना मिनिमम है, दोनों वेव्स एक दूसरे से यहाँ पर आके मिल रही हैं और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो इसे बोलेंगे हम नोट। ठीक है, नोट बोलेंगे। तो नोट और एंटी नोट को याद रखना। अब वेवलेंथ देख लेते हैं। एक नोट, एक एंटी नोट और दूसरा एंटी नोट। देखो पहला एंटी नोट ये है, दूसरा एंटी नोट ये है। कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद दूसरा, आगे वाला नहीं, ये वाला। तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ना वो लैम्डा अपॉन 2 होता है। कितना होता है, लैम्डा अपॉन 2।
अच्छा, एक एंटी नोट और दूसरे नोट के दरमियान का डिस्टेंस होता है, याद रखना पूछा जाता है लैम्डा अपॉन 4। ये अक्सर पूछा जा रहा होता है, आपको बहुत ज़्यादा पास पेपर में मिलेगा। तो एक एंटी नोट और दूसरे एंटी नोट के दरमियान का डिस्टेंस लैम्डा अपॉन 2 और एक एंटी नोट और दूसरे नोट के दरमियान का डिस्टेंस लैम्डा अपॉन 4। अच्छा, एक नोट और दूसरे नोट का दरमियान का डिस्टेंस ये भी होता है लैम्डा अपॉन 2। इसको लिख लेना अपने पास, सही। अब आते हैं फ्रीक्वेंसीज पर, क्योंकि वेव है तो फ्रीक्वेंसी तो होगी ना। अच्छा, अब आपके पास इस तरह से होगा, मैं ज़रा पहले ही बता दूं ताकि आप लोगों के दिमाग में ना चीज़ बैठ जाए और आप उसी को दिमाग पे रख के पढ़ो। अगर आप बीच में से प्लग करते हो, बीच में से खींचते हो स्प्रिंग को, तो आप देखोगे इस तरह की वेव आएगी आपके पास। आप खुद भी घर पे ऑब्जॉर्व कर सकते हो, धागा लेना उससे हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी ना, अगर इस तरह की वेव बना दी आपने, तो वो कहलाएगी फंडामेंटल मोड, यानी सिर्फ एक मोड निकला है आपका ऑफ वाइब्रेशन और फर्स्ट हार्मोनिक। ओवरटून इसमें अभी नहीं आई, ओवरटून दूसरी से शुरू होगी। ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक आपके पास। अच्छा, अब इसकी जब डेरिवेशन करोगे तो ये फॉर्मूला आपका निकल कर आएगा। डेरिवेशन हमारे पास नहीं है, तो वो मतलब हमारे कोर्स एमडीकेट का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए हम वो नहीं कर रहे हैं। तो 1/2L होल रेडिकल L अपॉन म्यू, ये आपका आ गया। अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने अपने स्प्रिंग को इस तरह से नहीं किया प्लग, इस तरह से प्लग कर दिया, यहाँ से प्लग कर दिया इस तरफ से, तो अब इस तरह की वेव आएगी आपके पास। ये आपके पास है सेकंड हार्मोनिक या सेकंड मोड और फर्स्ट ओवरटून। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला है वो आपके पास बहुत सिंपल है, F2 और टू इंटीजर है F1। जो भी यहाँ से F1 आया है ना, यहाँ पे रख देना इस तरह से, आपका काम हो जाएगा 1/2L होल रेडिकल T अपॉन म्यू। ये आपका आ गया फॉर्मूला, सही। और ये कब होगा, इस तरह की वेव जब बनेगी जब आप जो है वो क्वार्टर से प्लग करो, यानी एक धागे को 4 हिस्से में तोड़ लो, चौथे हिस्से को जो है वो प्लग कर दो, तो इस तरह की वेव आ जाएगी। अच्छा, अब आप चाहते हो थर्ड और सेकंड ओवरटून, तो इस तरह से आएगा वो। मज़ीद पीछे से प्लग करो, अभी तो यहाँ से किया था ना, अब यहाँ से करो और पीछे चले जाओ, तो अब इस सिचुएशन में ऐसे होगा, ठीक है। इस सिचुएशन में ऐसे वेव बनकर आएगी आपके सामने। ये है थर्ड ओवरटून और थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटून। अच्छा, इसका भी फॉर्मूला देखो ऊपर जैसा ही है, जस्ट 2 था वहाँ 3 हो गया, तो अगर फोर्थ हो जाए तो क्या होगा, F4 4 F1। फॉर्मूला अगर हम n नंबर के लिए चले जाएं, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आपके पास फोर्थ हार्मोनिक निकालो, फोर्थ हार्मोनिक, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, सिंपल है, इस फॉर्मूले को याद रखो, n = 4 हो जाएगा, तो F4 / 4 F1। फिर बोलूँगा तो F5 = 5 F1। इस तरह फिर ये आगे चलता रहेगा। वैसे हमने जब इस टॉपिक को पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, आखिरी के चैप्टरों में था ये, हमारे चैप्टर 12 में, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैं आपको ले गया था इस टॉपिक की, तो आई होप आपको वो बात याद हो, ठीक है। तो चलो, ये हमारा हो गया टॉपिक। अब इसके बाद जो है हमारे कुछ और छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं, फिर अपना इसको ख़त्म करते हैं। तो स्टूडेंट, अब ज़रा स्टेशनरी वेव को पाइप के अंदर भी देख लेते हैं कि स्टेशनरी वेव पाइप के अंदर कैसे आती है। देखो, वो धागे वाला केस अलग था, ये पाइप वाला केस अलग है। तो स्टेशनरी वेव पाइप में भी प्रोड्यूस होती है और होती इसी तरह की है। देखो होता क्या है, ये तो दोनों तरफ से खुला हुआ है, ये आपकी वेव पैदा हुई, टकरा कर इस तरह से आ जाती है, ठीक है। मगर इफ़ेक्ट थोड़ा सा चेंज होता है, होता सेम काम है लेकिन थोड़ा फ़र्क होता है। अब फॉर्मूले में फ़र्क आ जाता है, पीछे फार्मूला कुछ और था, पीछे स्ट्रिंग थी तो वहाँ पे टेंशन भी थी, टी फॉर्मूले में टेंशन थी ना, और ये म्यू थी, कोएफिशिएंट लीनियर डेंसिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर आपके पास जो है वो VL है यहाँ पर, ठीक है, यानी L तो लेंथ ही होगी ना आपके पास, और V यहाँ वेलोसिटी होगी।
ठीक है, तो इसे याद रखना, पीछे के फॉर्मूले को इसके फॉर्मूले को मिक्स नहीं करना। अगर इसको इन दोनों को मिक्स कर दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी समझने में। सही है, तो चलो अब इसको आगे पढ़ते हैं, आगे समझ लेते हैं। अच्छा, तो इसका जो F1 का फार्मूला है ना उससे अलग है। F1 का फार्मूला V/2L, यानी अगर पहला मोड निकालना है, फॉर एग्जांपल पहला मोड आ रहा है, पहला मोड कैसे आएगा आपके पास? ऐसे ही आएगा जैसे पहले पीछे आया था, ठीक है। लेकिन अब बहुत सारे मोड आ रहे हैं, यानी टून्स आ रही हैं, हारमोनिक्स आ रही हैं। अब अगर 2 है तो 2 के लिए क्या हो जाएगा? n=2। फार्मूला क्या बनेगा? F2 = 2 और F1। अब अगर मैं F1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो 2, F1 कितना आ जाएगा? V/2L। ये फार्मूला आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, जस्ट V/L बन जाएगा। समझ में आया? लेकिन ये सिचुएशन याद रखना, पाइप दोनों तरफ से जो है वो ओपन हो, यानी देखो बोथ एंड ओपन एट बोथ एंड। यहाँ से भी पाइप खुला हुआ है, यहाँ से भी। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये ढकना है ना, कैप है, तो ये एक तरफ से तो ओपन है मगर दूसरी तरफ से क्लोज है। अब ओपन का मतलब जब दोनों तरफ से बोला जाएगा तो यहाँ से भी ओपन होगा और यहाँ से भी ओपन होगा, ये याद रखना। अब चक्कर ये हो, पाइप क्लोज एट वन एंड, एक एंड क्लोज हो जिसको देखो मैंने इस तरह कर दिया, और दूसरा एंड बंद हो, तो फिर क्या फॉर्मूला रहेगा F1 का? V/4L। टून निकालने का फॉर्मूला सेम ही है, जैसे देखो F2 निकालना है, सेकंड टून निकालनी है, 2 = 2 V/4L, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो F2 = V/2L। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सही है। अच्छा, इसको मैं मज़ीद डेप्थ में नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक जस्ट MCQs में इस तरह ही पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसको इस तरह से समझा रहा हूँ, ठीक है। मज़ीद डेप्थ की ज़रूरत पड़ी तो फिर कभी मज़ीद डेप्थ में भी इसको ले जाएंगे इंशाल्लाह। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल आपको नहीं हुई होगी। कोई मुश्किल हुई हो तो पूछ लेना, इंशाल्लाह ज़रूर जो है मैं गाइड करूँगा। अच्छा, अब यहाँ तक हो गया। अब अपना मेन टॉपिक पर आ जाते हैं जो कि है डॉपलर इफ़ेक्ट। आपको पता है डॉपलर इफ़ेक्ट क्या है, उसी चीज़ को जो है वो पढ़ते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है हमारा ऑलमोस्ट आखिरी टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे डॉपलर इफ़ेक्ट ऑफ साउंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ के जाना, ये बहुत ज़्यादा पूछा ज़्यादा होता है। देखो भाई, डॉपलर इफ़ेक्ट आपको क्या बताता है? डॉपलर इफ़ेक्ट बेसिकली डॉपलर नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। ये आपको बताता है कि जब आपके पास सोर्स यानी जो कि फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, अगर कभी आप खुदा ना खास्ता कोई एम्बुलेंस जाते हुए देखो तो उसके अंदर एक सायरन लगा हुआ होता है, या अगर कोई पुलिस की वैन जाते हुए देखो तो उसमें वो सायरन लगा देते हैं। सायरन क्यों लगाते हैं? ताकि आगे जो लोग चल रहे हैं या आगे जो लोग गाड़ियाँ जा रही हैं उन्हें पता हो कि भाई पीछे कोई इमरजेंसी के लिए जा रहा है या आ रहा है, तो आप साइड में हो जाएं ताकि उधर पहुंचा जा सके जहां इमरजेंसी है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि इस सिचुएशन में लोग रोड के किनारे पे भी खड़े हुए होते हैं, तो उनको भी जो है वो सायरन की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। अब कभी जो है अगर गाड़ी करीब आ रही है तो सायरन की आवाज़ तेज़ आ रही होती है, अगर गाड़ी दूर जा रही है तो सायरन की आवाज़ कम होती चली जाती है। इसी इफ़ेक्ट को बताता है डॉपलर इफ़ेक्ट कि कब आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलेगी, कब आपको फ्रीक्वेंसी कम मिलेगी, सोर्स क्या फ्रीक्वेंसी निकाल रहा होगा, ऑब्जर्वर क्या फ्रीक्वेंसी ले रहा होगा, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और वेलोसिटी भी ज़्यादा है तो भी इफ़ेक्ट होगा। तो इसी चीज़ को डॉपलर इफ़ेक्ट बताता है। ये लाइट के ऊपर भी बात करता है, लेकिन अभी हम जस्ट साउंड पर हैं। लाइट की बात हम इस चैप्टर में नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट साउंड की बात कर रहे हैं। और आपको पता है साउंड इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, ठीक है। अच्छा, तो देखो पढ़ लेते हैं। द डॉपलर इफेक्ट इज़ अ फिनोमिना इन फिजिक्स दैट डिस्क्राइब द प्रिसीव्ड चेंज, यानी चेंज आ रहा है किसमें? फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स सच एज साउंड और लाइट। लेकिन हम साउंड की बात करेंगे, हम जस्ट साउंड करेंगे, ठीक है। व्हेन द सोर्स ऑफ द वेव्स और द ऑब्जर्वर इज इन रिलेटिव मोशन। अच्छा, रिलेटिव मोशन क्या होता है? एक दूसरे के रिस्पेक्ट से मोशन देखा जाए, सही है। फॉर एग्जाम्पल मेरा मोशन आप इस बोर्ड के रिस्पेक्ट से देख रहे हो, तो बोर्ड रेस्ट में है, मैं मोशन कर रहा हूँ। अगर आप मेरा मोशन इस पेन के रिस्पेक्ट से देखो तो मैं मोशन कर रहा हूँ, ये पेन भी मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये रिलेटिव मोशन होता है, यानी आप एक का मोशन दूसरे के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। याद रखना, रिलेटिव मोशन में इस चीज़ को बड़ा इंपॉर्टेंट होता ही है। रिलेटिव मोशन में अगर दो चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट मोशन कर रही है ना,
अपोजिट मोशन में उनकी वेलोसिटीज ऐड हो जाती है। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ आ रही है 100 किलोमीटर की स्पीड से, मैं जा रहा हूँ 100 किलोमीटर की स्पीड से, तो जो बंदा इसमें बैठा हुआ है उसको मेरी स्पीड क्या नज़र आएगी? 200 किलोमीटर। कभी ट्रेन में बैठे हो तो ये चीज़ देखी होगी आपने कि अगर आप जो ट्रेन है उसको प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर देखो, अगर ट्रेन गुजर रही है आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर देखो तो आपको वो हल्की गुजरती हुई नज़र आएगी, है ना। आप उसी ट्रेन को किसी और ट्रेन में बैठ के देखो, फॉर एग्जांपल एक ट्रेन आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो और ये इस ट्रेन में बैठकर, तो आपको ये बहुत तेज़ी में गुजरती हुई नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि एक तो ये खुद भी मोशन कर रही है और ऊपर से ये भी मोशन कर रही है, तो इस तरह से वेलोसिटी डबल हो जाएंगी। सही है। अगर एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम, तो आप फिर देखते हो कि ये वाली ट्रेन चल तो रही होती है लेकिन आपको रुकी भी मालूम हो रही होती है अगर सेम स्पीड हो जाए। तो इस सिचुएशन में आपको वेलोसिटी को माइनस करना होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, रिलेटिव मोशन यहीं पर आता है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए मैंने बता दी। अच्छा, अब सिचुएशंस जो है ना सोर्स और ऑब्जर्वर के, वो सारे इधर लिख दिए मैंने। 6 बेसिक जो हैं यहाँ पर होंगे कॉन्सेप्ट। या सोर्स मूव कर रहा होगा या ऑब्जर्वर रुका हुआ होगा, ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा, सोर्स रुका हुआ होगा, दोनों मूव कर रहे होंगे या इस सिचुएशन में चल रहा होगा। सबसे पहली सिचुएशन है सोर्स इज मूविंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर। देखो, टूवर्ड द ऑब्जर्वर एट रेस्ट। ये जो ऑब्जर्वर है ना, सुनने वाला रुका हुआ है, और ये जो गाड़ी आ रही है ना, ये जो एम्बुलेंस आ रही है, ये मोशन कर रही है। इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। इसकी वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, वो हमें नहीं पता, लेकिन ये इस सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी क्या मिल रही होगी इस ऑब्जर्वर को, ये इस फॉर्मूले से आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर आप मज़ीद डिटेल में नहीं जा रहे। देखो, मैंने इस टॉपिक को जब समझाया था ना डिटेल में, तो मैंने 1.5 घंटा या आधा घंटा लगाया, नहीं 1 घंटा लगाया था कम से कम, मुझे याद है, इतना बहुत लंबा टॉपिक था। तो अब तो हमारी टोटल वीडियो ही इतनी देर की नहीं है, तो हम जस्ट यहाँ पे फॉर्मूले देखेंगे और कॉन्सेप्ट देखेंगे, हम डेरिवेशन नहीं देखेंगे और हम जो है वो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर फिर भी डिटेल में जाना हो तो लिखना डॉपलर इफेक्ट एमी इंग्लिश सेंटर, पूरी वीडियो आ जाएगी आपके सामने। समझ में आ गया? अच्छा, अब इस सिचुएशन में क्या होगा? सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है आपका, सोर्स जो प्रोड्यूस कर रहा था साउंड का वो आगे निकल चुका है, यहाँ पर है, आगे जा चुका है। तो अवे, सोर्स इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ पर है, लेकिन अभी भी ऑब्जर्वर आपका रेस्ट में ही है, ठीक है। आगे वर्ड लिख दिया उन्होंने रेस्ट का। अच्छा चलो, ये हो गया। ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड द सोर्स एट रेस्ट, इस चीज़ को लिख लेना ताकि आसानी हो जाए। अब एम्बुलेंस किसी हॉस्पिटल में जाके रुकती तो है, मगर वो सायरन बज रहा होता है, अमूमन बंद हो जाता है लेकिन शुरू में बज रहा होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में ऑलरेडी भी तो मरीज़ है ना। तो आप देखते हो कि फिर आप करीब आ रहे होते हो एम्बुलेंस के, तो भी एक इफेक्ट आ रहा होता है। अब देखो, एम्बुलेंस यहाँ आके रुक गई है, छोटी सी डायग्राम बना रहा हूँ, आप बड़ी बना लेना, ठीक है। एम्बुलेंस रुक गई है, मगर अब सोर्स आपका जो है, थोड़ी सी जगह यहाँ बना लेते हैं। देखो, आपका ऑब्जर्वर जो है वो मोशन कर रहा है, एम्बुलेंस आपकी रेस्ट में चली गई है, v यहाँ पे 0 हो गया। जब भी देखो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी आ रही है, vs आपके पास 0 आ रहा है, ठीक है। देखो फॉर्मूले में vs है ही नहीं, इससे आप पहचान सकते हो। अब ऑब्जर्वर आपका कहाँ आ रहा है? एम्बुलेंस के करीब, ठीक है। तो उस सिचुएशन में फिर फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले से निकल आएगी, v प्लस वी नॉट vs। सोर्स की ये फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी नहीं है। अच्छा, अब सोर्स इज मूविंग, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। अच्छा, अब कोई इंसान है जो कि हॉस्पिटल से या जहाँ भी एम्बुलेंस खड़ी हुई है वहाँ से दूर जा रहा है, ये इसकी अब vs अगेन 0 है। अब ये बंदा दूर जा रहा है, ये बंदा दूर जा रहा है, ये बंदा गाड़ी से दूर जा रहा है, तो vs तो 0 हो गई ना आपके पास, लेकिन यहाँ से कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी तो निकल रही होगी सोर्स में, तो इसको फिर अलग फ्रीक्वेंसी सुनने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, इस चीज़ को मत भूलना। अच्छा, अब देखो यहाँ पर दोनों ही मोशन कर रहे होंगे, सोर्स एंड लिसनर बोथ मूव टूवर्ड्स ईच अदर। ये सोर्स है, अक्सर गाड़ियों में ऐसा होता है ना, आप गाड़ी में बैठे हुए हो, एम्बुलेंस दूसरी तरफ से आ रही है, आप यूँ इस तरफ जा रहे हो, तो यही वही सिचुएशन है। या फिर आप चल के जा रहे हो, देखो ये सोर्स है, एम्बुलेंस है, ये भी इस तरफ आ रही है, ये भी इस तरफ आ रहा है, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, टूवर्ड ईच अदर। तो उस सिचुएशन में फॉर्मूला ये। अब देखो, यहाँ सोर्स की वेलोसिटी भी है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी भी है। अब यहाँ देखो,
ये आ गया आपका ऑब्जर्वर और ये आ गया आपका सोर्स। सोर्स यानी वो एम्बुलेंस जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रही है। अब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अभी भी दोनों के पास वेलोसिटीज़ तो हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब सिचुएशन ये हो जाएगी, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो उलट हो जाएगा, मतलब माइनस प्लस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन है इस इन केसेस की, तो इसे आपने याद रखना है। यही आपको जो है ना अच्छे नंबर दिलाएंगे। तो अगर ये केसेस आप याद रखते हो, मैं बहुत डेप्थ में भी लेके गया हूँ MD के DCAT के लिहाज से, लेकिन इतना ऐसा डेप्थ में लेके नहीं गया कि जिससे आपको फ़ायदा ना हो। बिल्कुल आपको इससे फ़ायदा होगा, इसको आपने पढ़ना है, इसको समझना है। अब कुछ और चीज़ें हैं जो मैं लिख नहीं रहा, लेकिन बस समझ लेते हैं। शॉक वेव कब पैदा होती है? जब कोई चीज़ साउंड से ज़्यादा स्पीड से मूव करती है तो एक शॉक वेव पैदा हो जाती है, सही है। एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैंने आपको बताया ना फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थोड़ा सा डायग्राम मैं बना देता हूँ। मैं बेसिकली वेव्स आ रही होती है ना, इस तरह से करके वेव्स आ रही होती हैं, तो इसी डॉपलर इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं परिंदे किसी चीज़ की जगह पता लगाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक चमगादड़ है। चमगादड़ क्या करता है, बनाना पड़ेगा यहाँ चमगादड़, समझ लो ये चमगादड़ है, गाड़ी नहीं है चमगादड़ है। ये एक चमगादड़ है, उसके सामने एक बंदा खड़ा हुआ है, चमगादड़ को नज़र नहीं आ रहा। चमगादड़ क्या करेगी, यानी बैट, वो क्या करेगा, बैट आपके पास प्रोड्यूस करेगा साउंड। साउंड प्रोड्यूस कर रहा है यानी फ्रीक्वेंसी, इस तरह की वेव्स निकल रही हैं। वेव्स टकराएंगी आपसे, ठीक है। टकराने के बाद वेव रिफ्लेक्शन करती हैं, आपको पता रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो गई और चमगादड़ को मिल गई। तो उस चमगादड़ को पता चल गया सामने कुछ है, क्योंकि मेरी जो वेव्स हैं वो वापस मुझ तक आ गई हैं, इसका मतलब है सामने कुछ है। यही चीज़ यूज़ होती है शिप्स के अंदर। शिप्स चल रहा है, शिप को नहीं पता पानी के अंदर क्या है, उसको कैसे पता चलेगा? तो शिप जो है वो साउंड वेव पैदा करेगा। साउंड वेव, देखो ये सबमरीन भी यही काम कर रही है कि वेव्स पैदा कर रही है। वेव्स टकरा कर अगर आ गई और डिस्टेंस पे मेजर हो जाता है, कैलकुलेशन के लिए लगी हुई होती हैं चीज़ें, कैलकुलेट हो जाती हैं, पता चल जाता है कि सामने जो चीज़ है वो हमसे कितना दूर है। इससे सबमरीन भी डिटेक्ट हो सकती है, दूसरी चीज़ें। हाँ, बहुत सारे मटेरियल ऐसे आ गए हैं जो कि अब्जॉर्ब कर लेते हैं वेव को, तो फिर अगर वेव अब्जॉर्ब हो गई है तो दोबारा नहीं जा पाएगी। तो ये बहुत सारी जगह सोनार, VOR, रेडार्स आपको पता है किस लिए काम आ रहे होते हैं। वो अल्ट्रासोनिक वेव फेंक रहे होते हैं, वो अल्ट्रासोनिक बोल रहा हूँ, रेडियो वेव फेंक रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, आपके जो मेडिकल है उसमें भी डॉपलर इफेक्ट यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड हो रही होती है, अल्ट्रासाउंड वर्ड से बात है ना, साउंड यूज़ हुआ होगा इसमें, ठीक है, डॉपलर साउंड। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। देखो भाई, आप लोगों ने पूरा लेक्चर बैठ के लिया होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने खड़े होकर पढ़ा होगा, लेकिन मैंने खड़े होकर पढ़ाया। तो मैं बताना बस ये चाह रहा हूँ कि देखो, जितना स्टूडेंट मेहनत करता है ना कहीं उतनी मेहनत टीचर भी कर रहा होता है। लेकिन एज अ टीचर मैं ये कहूँगा कि हमारी मेहनत कम होती है, आपकी मेहनत ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम 10% मेहनत कर रहे हैं तो आप 90% मेहनत हमसे ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, सीखना है, सारा प्रेशर हैंडल करना है, फिर जाके टेस्ट देना है, पेपर देना है। हमारी जिम्मेदारी ये है, जस्ट 2-3-4 घंटे हम खड़े हो जाते हैं, लिखवा देते हैं, पढ़ा देते हैं, जो पढ़ा होता है उसी को कर देते हैं और चीज़ें सिखा देते हैं आपको, मगर आपकी मेहनत ज़्यादा होती है। तो बस ये है कि आप लोग पढ़ें, सीखें, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें। अगर आपको ऐसा लगता है यार मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भी ऐसा लगता था यार, ये डॉपलर इफेक्ट पढ़ रहे हैं, कहाँ यूज़ होता है, जब पता चला यहाँ यूज़ होता है तो फिर आंखें खुल गई। अब कभी जाता हूँ मैं सी साइड, लोग सी साइड जाकर इधर उधर घूम रहे होते हैं, हम सी साइड जाके शिप देख रहे होते हैं कि यार ये शिप जो है वो किस तरह से अल्ट्रासाउंड करता, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव फेंकता होगा, इस शिप में रेडार कैसे काम कर रहा होगा। वो उसी चक्कर में पूरा टाइम ख़त्म हो जाता है। तो ऑब्ज़र्व होना शुरू हो गया है, और यकीन मानो ये साइंस ही है जिसने हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना दिया है, यानी हमारे को ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दी हैं, वरना पहले तो ऐसा नहीं था ना। तो इन्हें आपने को पढ़ना होगा और आप पढ़कर इनमें मज़ीद बेहतरी लाओगे, ठीक है। देखो, डॉपलर इफ़ेक्ट को यानी डॉपलर इफ़ेक्ट देने में कई सालों लग गए होंगे, मगर आपने चंद मिनटों में पढ़ लिया, और एक्सपर्ट होना चाह रहे हो तो चंद दिन इसे दे दो, एक्सपर्ट हो जाओगे। तो बस समझाने का मकसद ये है, आपकी मेहनत रहेगा नहीं चाहिए, बस आप मेहनत करते रहो, और इंशाल्लाह MD के DCAT पास करने के बाद हमको भूलना मत, अपनी दुआओं में बस याद रखना, और ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। देखो, ग्रुप में ऐड होने का इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो ये जितना भी यहाँ सेटअप लगा हुआ है, ये सब कुछ जो हो रहा है ये फ्री में तो नहीं हो रहा ना, ये आप लोगों की वजह से ही हो रहा है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करते रहोगे तो
तो हम इसी तरह से आप लोगों के लिए काम करते रहेंगे। और आप लोगों की सपोर्ट बस ये है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह ग्रुप में ऐड होना, और अल्लाह का शुक्र है इसके अलावा और कोई सपोर्ट नहीं। ठीक, तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। कुछ ना आए हो तो पूछना ज़रूर, गाइड करूँगा। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।